ऑफ लेटली बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास जिसके आंसर्स हमारे पास नहीं है। क्यों हेरा फेरी के अंदर वापस से परेश रावल आ जाते हैं? क्यों रामायण का जो अनाउंसमेंट है पहले डिले हो गया था? क्यों शाहरुख खान गए थे भैया मार्वल्स वगैरह से मिलने के लिए? दिलजीत दोसांझ के पीछे क्या दुनिया जबरदस्ती पड़ी हुई है, या इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल एजेंडाज हैं? क्या बीजेपी वापस से दिलजीत पाजी का कुछ साथ दे रही है कि नहीं दे रही है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज हम मूवी शूवी के रूमर मिल के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले ही जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई हेरा फेरी 3 के अंदर सब कुछ ट्रैक के ऊपर आ गया, परेश रावल साहब भी वापस आ गए हैं। ऐसा हुआ क्यों? अगर आपको याद हो कि जिस दिन ये कन्फ्लिक्ट आया था तो इस चैनल के ऊपर मैंने आपको बोला था कि ये वीडियो सेव कर लो। अगर आपने सेव करा होगा तो आप दोबारा रेफर भी कर सकते हो कि ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा, और वो रिजॉल्व हो गया। कई बार क्या होता है कि आप बहुत टाइम के बाद एक मूवी लेके आ रहे होते हो और जनरेशनल गैप आ जाता है, और ये मूवी के अंदर जेन्युइनली काफी बड़ा गैप आ गया 2 और 3 के अंदर। तो सिंपल टेस्टिंग मैकेनिज्म था ये कि पब्लिक के अंदर उत्सुकता है कि भी नहीं है। अगर है तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो आगे बढ़ो, फिर इन्वेस्ट करो इसके अंदर पैसा, बजट कितना जाना चाहिए, काफी सारी ऐसी कॉल्स होती हैं जो लेनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। और उसका आंसर तभी आता है जब मार्केट टेस्ट होती है। तो ये मार्केट टेस्ट करने की थोड़ी सी मेरे को लगता है एक मार्केटिंग गिमिक थी जिसके चक्कर में सारी दुनिया फंस गई। और हम लोगों ने आंसर दिया यस वी वांट हेरा फेरी, और उन्होंने बोला कि हेरा फेरी तो भैया आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है, बाकी पिक्चर के माध्यम से जो देखना है आपको हम जल्दी दिखा देंगे। तो आई थिंक इट्स प्योरली अ गिमिक, नथिंग मोर देन दैट। दे वर सीकिंग सर्टेन आंसर्स एंड दे हैव गॉट दोज आंसर्स, और उसके हिसाब से कितने स्केल की होगी, क्या बजट होंगे, ये सब चीज़ें अब करी जाएंगी। सेकंड नंबर पे चलते हैं, जो कि बहुत ही छोटी सी न्यूज़ है और बड़ी फनी सी न्यूज़ है। कनप्पा और उसके साथ क्या कुछ हो रहा है बॉक्स ऑफिस के ऊपर मैंने आपको बताया ही है। शायद इसका लाइफ टाइम बिजनेस 40 ओड करोड़ होगा। और सेकेंड दिन, जब फर्स्ट दिन के कलेक्शन आ जाते हैं तो इसको एक डिवोशनल सुपर हिट ब्लॉकबस्टर नाम का इस तरीके का तमका लगा दिया। फिर एक और पोस्टर आया प्रोडक्शन हाउस से जिसने बोला कि ये इंडस्ट्री हिट है। तो लोगों ने इसकी खिल्ली उड़ानी बहुत ज़्यादा शुरू कर दी, और ऐसा बहुत बारी हुआ है कि साउथ के स्पेसिफिकली मूवीज़ हैं जिन्होंने बहुत ही एबनॉर्मल तरीके के नंबर्स बताए। अब क्योंकि ये साउथ की पिक्चर है तो लोग थोड़ा बहुत हंस के साइड हो गए और बोला ये तो भाई इनोसेंट सा जोक था, और कह के आगे बढ़ गए। बट अगर ये बाई चांस हॉलीवुड बॉलीवुड की कोई पिक्चर होती या फिर हिंदी सिनेमा की कोई पिक्चर होती तो ये क्या ही हो जाता है इसका भगवान ही जानता है। पता नहीं क्या क्या लेवल की ट्रोलिंग होती, हो सकता है न्यूज़ चैनल इसको कवर करने लग जाते हैं अगर इस तरीके की नादानियां हो जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। तीसरे नंबर पे चलते हैं, जो भी थोड़ा स्ट्रेंज है। कभी भी कोई भी पिक्चर का कुछ भी अनाउंसमेंट, कुछ भी न्यूज़ 1.5 साल पहले एज अ पार्ट ऑफ ग्लिम्स वगैरह नहीं आता है, ठीक है। इसका क्या रीज़न है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। रामायण का एक अनाउंसमेंट लोगों आने वाला है कि जी हम तैयार हैं, हम आने वाले हैं ग्लोबल स्केल के ऊपर। और बहुत से इंटरव्यूज में जो भी एसोसिएटेड हैं इस मूवी से लेके वो बोल रहे हैं भैया लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तैयारी कर लो, उस लेवल पे हमने इसको बनाने की कोशिश करी गई है। और मैं मानता हूँ कि भाई जब तक उनका क्लेम है तब तक हम वो जब तक हमने देखा नहीं है तब तक तो हम यही मानेंगे कि उनका अटेम्प्ट तो जेन्युइन है। और जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, जो प्रोड्यूसर है वो बहुत अच्छे हैं, जो वीएफएक्स की कंपनी है वो टॉप नॉच है, उसके साथ जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जो वो क्लेम कर रहे हैं वो क्लेम एकदम सच है। 3 जुलाई को इसका एक लोगो आएगा जिसके साथ आपको सब कुछ दिखाया जाएगा कि रामायण क्या फॉर्म एंड शेप लेने वाली है। और जो उसका टीजर 3 मिनट का जो आने वाला है वो अभी नहीं आएगा, वो दिवाली के टाइम पे आएगा, और बोला जाएगा एग्जैक्टली 1 साल के बाद 2026 के अंदर आपको ये पिक्चर देखने को मिलेगी। और मोस्ट प्रॉब्ली उस टीजर के अंदर आपको सारे किरदार दिखाए जाएंगे। उससे पहले बहुत सारे पोस्टर्स और मार्केटिंग कैंपेन 1 साल पहले ही शुरू हो जाएगा और ग्लोबल स्टेज पे होगा। इसका एम्बिशन इंडिया एम्बिशन है ही नहीं, इसका ग्लोबल एम्बिशन है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसको किया क्यों गया होगा? देखो ऑफ लेटली जितनी भी ये गॉडली पिक्चर आई हैं उनमें कुछ ना कुछ 19-20 हुई है, और स्पेसिफिकली रामायण के साथ तो आपने देखा ही था, जैसे आदि पुरुष के साथ हुआ। तो एक क्वेश्चन वाली टेल भी हो सकती है कि आप अगर कुछ हल्का फुल्का कुछ फेंकते हो अर्ली स्टेज के ऊपर, आपको एक आभास आना शुरू हो जाता है, और उस आभास को आप पकड़ के आप कह सकते हो कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट्स लेके आनी है, या फिर ये चीज़ बहुत अच्छे लोगों को चमक रही है, इसमें मुझे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये एक अर्ली डिटेक्शन वाले मोड के अंदर है। ये जो पिक्चर थी ये ऑलमोस्ट 1 साल डिलेड चल रही है, लेकिन जब कभी भी आएगी शानदार तरीके से आपको एंटरटेन करेगी। और एंटरटेन के आप अगर ये वैसे ही लैंड कर गई जैसे कभी रामानंद सागर साहब की हुई थी, तो मेरे ख्याल से तो लोग
कहते हैं कि जब जय संतोषी माँ जब मूवी आई थी तो लोगों ने जेन्युइनली स्क्रीन के ऊपर पैसे निछावर किए थे, तो वैसा ही कुछ हो सकता है कि हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। कल मालिक का भी ट्रेलर आने वाला है 3 जुलाई को। देखो, जब कभी भी कोई ऐसा आर्टिस्ट होता है, बुरा मनाने की बात नहीं है, जिसके पास ऋतिक रोशन जैसा या फिर संजय दत्त जैसा या फिर कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं होती है, वो लंबा टॉल टिपिकल तरीके का हीरो मटेरियल नहीं होता, उसके पास एक्टिंग होती है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एक ही तरीके के रोल के अंदर ना फंस जाए। राजकुमार राव का मतलब बॉय नेक्स्ट डोर, वो झलियां मारता है ही करता हुआ आपको ऐसा लगातार लगने लग गया। हालांकि जब उनको ये पिक्चरें मिली उससे पहले उन्होंने ट्रैप जैसी और बहुत सारी ऐसी पिक्चरें करी जिससे लगा कि क्या शानदार आर्टिस्ट है। अब वो आर्टिस्ट क्या होता है, क्योंकि हमारे पास मेन लाइन हीरो खत्म हो गए, हमारे पास कोई बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है, सबको पता है। तो आप जब जो आर्टिस्ट वाले जो एक्टर होते हैं, पैरेलल सिनेमा वाले होते हैं, उनको आप हीरो बनाने की कोशिश करते हो। तो ये भी हीरो बन गए, आयुष्मान खुराना, ये सब हो गए। अब ये बन गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सबका घर चलते रहना चाहिए। लेकिन अब इनके पास जो मौका है कि हम कुछ अलग करके दिखाएं। ठीक है, तो मालिक मेरे ख्याल से एक ऐसी मूवी हो सकती है जहां पर ये बोले कि ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन जो शक्ल सूरत से बहुत ज़्यादा कोई अमेजिंग नहीं है। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई एक डार्क हॉर्स अजय देवगन है, अजय देवगन का एक स्टाइल, स्वैग, पर्सनैलिटी है, क्या वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है? तो शायद आंसर वुड बी नो। ऋतिक रोशन के लिए खूबसूरती के अंदर या फिर सलमान खान के लिए वो हाई रहेगा। तो लेकिन वो एक्टर बहुत बढ़िया, तो क्या ये उस राह पे निकल सकते हैं जहाँ ये बोले कि भाई मैं अपनी एक अलग पर्सनैलिटी खोज रहा हूँ और शायद मालिक उसका शायद एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। तो 3 जुलाई को इसका ट्रेलर आएगा, तो तब देखेंगे और किस तरीके का निकल के आता है, उससे पता चलेगा कि ये स्टेपिंग स्टोन जैसा हम इमेजिन कर रहे हैं वैसा ही ज़्यादा है या फिर ये आई गई वाली बात हो जाएगी। आगे चलते हैं। देखो, जब कभी भी कोई मार्केट लीडर होता है ना, वो अपने डोमिनेंस दिखाता है। जैसे कि आप जियो ले लीजिए, पहले फ्री में देगा, फिर आपको बोलेगा कि मैं एयरटेल वाले रेट कर देता हूँ, फिर बोलेगा मैं 25% और ले लूँगा आपसे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे, उस समय शादी ब्याह भी अपना निपटा दूंगा घर का, वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो वॉर 2 जो है स्पेसिफिकली, उसके अंदर YRF हैज़ बीन इन द इंडस्ट्री फॉर एजेस, राइट, एंड देव मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट एग्जीबिटर्स जो पिक्चरें चलाते हैं, देव मेड लॉट ऑफ मनी एग्जिबिटिंग YRF's मूवीज। तो YRF ने क्या किया है कि वॉर 2 के लिए जितने भी IMAX के स्क्रीन हैं 32-33 के आसपास है, सारे ही बुक कर लिए हैं। इनकी डील हो गई है कि IMAX रेडी हमारी पिक्चर है, तो आप हमारी पिक्चर चलाओगे एक सर्टन टाइम फ्रेम के अंदर, उसके बाद आपको जो चलानी है चला लेना। और उसी टाइम पे कुली भी आ रही है। कुली का अट्रैक्शन पॉइंट हो जाते हैं काफ़ी सारे। एक तो रजनीकांत खुद, सेकंड जो इसके डायरेक्टर हैं लोकेश, काफ़ी ज़्यादा अच्छे डायरेक्टर है, और तीसरा हो जाता है कि एक फेस ऑफ तरीके का आमिर खान, जो कि बॉलीवुड के ही आर्टिस्ट हैं, लेकिन इस टाइम वो मेरे ख्याल से तमिल इंडस्ट्री के पाले से खेल रहे हैं। इस वक्त खेल क्या रहे हैं, इंडियन सिनेमा है। वैसे तो मेरा दिमाग तो इंडियन सिनेमा में जाता है, बट लेकिन ये वॉर लाइक सिचुएशन तो है। क्या ये ट्रूली वॉर है? लोग इसको वॉर की तरह प्रेजेंट करेंगे, बट मेरे दिमाग से ये बिल्कुल भी वॉर नहीं है। हिंदी बेल्ट में फॉर श्योर था कि तमिल मूवीज बहुत रेयरली चलती हैं, बहुत रेयरली चलती हैं, तो वॉर 2 का यहाँ पर चलना तो तय था। तेलुगु मार्केट के अंदर NTR की पिक्चर लोग हमेशा प्रेफरेंस देंगे, चाहे वो कोई भी हो रहा है। तो अल्लू अर्जुन हो जाए, प्रभास हो जाए, NTR हो जाए, इनके नाम चलते हैं, तो ये वहां पर चलनी थी। तो कुली की जो मार्केट थी वो छोटा मोटा पोर्शन ऑफ हिंदी, छोटा मोटा पोर्शन ऑफ तेलुगु, एक्सीलेंट 100% पोर्शन ऑफ तमिल मार्केट ये था इसका। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नुकसान होने वाला है। हालांकि अगर और कुली, आई एम नॉट टू श्योर कि IMAX वाली पिक्चर भी है। अभी तक जो उसके ग्लिम्सेस देखे हैं हमने, वो IMAX वाला मटेरियल भी नहीं है। वॉर 2 जेन्युइनली IMAX वाला मटेरियल है, प्रोवाइडेड कि जैसा लोग चाह रहे हैं वैसा VFX भी फिक्स हो जाए, जो कि IMAX के ट्रेलर के अंदर फिक्स होता हुआ काफी हद तक नजर भी आ रहा है। पीपल आर स्टिल नॉट हैप्पी, बट YRF है तो कुछ ना कुछ तो फिक्स कर ही लेगा। ठीक है, बाकी लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड ये हैं कि आमिर खान 15 मिनट में क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये देशभक्ति वाली, समाज सुधारक वाली पिक्चरें तो हो गई, अब मतलब एंटरटेनमेंट वाली पिक्चरें भी हमें चाहिए, तो फोकस वहाँ पर चला गया। अब एक और मूवी के बारे में बात करते हैं जो कि ब्लॉकबस्टर होगी। ये उड़िया मूवी है, मैंने देखी नहीं है। बॉय बुत्तू बूटा करके है, और हो सकता है मैं इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गलत किया हो, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट कभी कभी कुछ मूवीज को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, रिकग्निशन नहीं मिलता। मेरा पॉइंट ये था कि अगर ये मूवी बहुत अच्छी कर रही है, बाबूशान मोहद्दी की है, और इसने करीबन करीबन 11 करोड़ रुपए करके आसपास का बिजनेस कर लिया, जबकि ये सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए के आसपास, 3 करोड़ रुपए के आसपास बनी है, तो ये ब्लॉकबस्टर मूवी है। इसने दमन को भी पीछे छोड़ दिया है,
जो काफ़ी ज़्यादा बज़ हुई थी, जब लोगों को मौका मिल गया था कि भाई दमन आ गई तो बॉलीवुड हाय हाय, बॉलीवुड की दुकान बंद हो गई। किसी की भी दुकान बंद नहीं हुई थी। डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द इंडस्ट्री, हर बंदा सीखने की कोशिश कर रहा है, इवन हॉलीवुड सीखने की कोशिश कर रहा है, उनको भी बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं। बट उड़िया इंडस्ट्री के अंदर ये एक लीज ऑफ लाइफ लेके आई है, क्योंकि उड़िया इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल्स जो है रिड्यूस हो रहे थे, जो मैंने पढ़ा है। अब हो सकता है कि जो मेरे भाई लोग हैं वहाँ पर जो देख रहे हैं इस चैनल को, वो बता सकते हैं कि वहाँ पर स्टेट ऑफ अफेयर्स मूवीज़ का क्या है, लोग कितना जाते हैं। बट जो पब्लिश हुआ है वो यही हुआ है कि ये मूवी वापस से लोगों की आदत डाल रही है कि थिएटर में आओ और अच्छी मूवीज़ को एक्सपीरियंस करो। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ये हिंदी के अंदर आएगी कि नहीं आएगी, जैसे कि दमन आई थी, आई एम नॉट टू श्योर। मेरे पास इसका कोई भी आगे का डेटा पॉइंट नहीं है। मैंने इसका कोई प्रमोशन भी नहीं देखा है बुक माई शो या फिर डिस्ट्रिक्ट तरीके की ऐप्स का। अगर बाई चांस लगी हुई हुई है आसपास कहीं, तो मैं कल परसों में ट्राई करूंगा इसको देखने की, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे कैसे लगी। 7 नंबर पे चलते हैं। एक बहुत स्ट्रांग न्यूज़ आ रही थी कि भाई आयरन मैन जो कैरेक्टर है, ये कोई फिरंगी न्यूज़ नहीं है, इंडियन न्यूज़ ही है। उसका एक और वर्जन है जो कि सुपीरियर आयरन मैन या फिर सुप्रीम आयरन मैन के नाम से जाना जाएगा, और वो डूम्सडे वगैरह में कहीं ना कहीं फीचर होगा, और उसको SRK प्ले कर सकते हैं। दैट विल बी अ वेरी शॉर्ट कैमियो। ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक किस्म से ये बोल रहे हो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के ऊपर SRK को बिठा दिया, ठीक है, तभी आप उसको सुप्रीम बोल रहे हो या सुपीरियर बोल रहे हो। वो ऐसा होगा नहीं, और वो भी तब जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ लोगों का आयरन मैन के साथ खासा लगाव है। और एक और ज़रूर बात है कि जब वो ऑलरेडी उनके साथ एसोसिएशन में है MCU के साथ, ही विल ऑल्सो नॉट अलाउ कि भाई एक यादगार कैरेक्टर के ऊपर एक और आके बैठ जाए। क्या एसोसिएशन है, जितना अभी इंडस्ट्री की बस चल रही है वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन को लेके है, नॉट रिलेटेड टू सम एक्टिंग असाइनमेंट अभी तक। तो अगर इसमें कोई फर्दर डेवलपमेंट होती है तो मैं बताता हूँ। अब देखो 8 नंबर पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिलजीत दोसांझ का आपको पता ही है जो हुआ। मेरा इसमें स्टैंड ये था कि दिलजीत पाजी ने जिस तरीके से इसको अप्रोच किया वो ठीक नहीं था। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि दिलजीत दोसांझ गलत है? दिलजीत दोसांझ का कोई रोल नहीं है कि वो किसको हायर करते हैं, चाहे वो हानिया को लें, किसी आमिर को लें, किसी को भी लें, उसके प्रोड्यूसर्स, और वन ऑफ द एक्टर्स इज दिलजीत। और उससे पहले जब पाकिस्तान के साथ हमारा ये लड़ाई नहीं हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, उससे पहले की कभी हायरिंग हुई थी और तब इन्होंने शूट करी थी। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि जब इन्होंने हायरिंग करी भी थी तब भी कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ रिलेशनशिप नहीं थे, और जब स्मूथ रिलेशनशिप नहीं थे तो तब भी ये जो इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस थे, क्रिटिकल मैचेस जो ICC लेवल के होते हैं, तब भी वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस शायद एक सितंबर में भी आने वाला, वो भी फिक्स हुए हैं। तब कंट्री कहाँ जाती है, ऐसा क्वेश्चन लोगों ने उठाया। तो मैं आपके ऊपर ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि दिलजीत का कितना रोल हो सकता है कि भाई इसको हायर कर लो, वो तो एक्टर है, उसको भी फीस ही मिल रही है। दूसरा, ये बात तो फॉर श्योर है कि ही हैज़ नॉट हैंडल्ड इट मेच्योरली। वो कह सकता था कि भैया ये तो आप जाइए प्रोड्यूसर साहब से पूछिए उसने क्या करना है, तो अपना पल्ला जो इजीली झाड़ सकते थे, जो नहीं झाड़ा। मे बी ही इज़ अ जेंटलमैन, ही वाज फीलिंग पार्ट ऑफ द फिल्म, सो उसको लगा कि शायद मुझे थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टूवर्ड्स द फिल्म, मे बी दैट। दूसरा तीसरा पॉइंट ये हो गया, अगर इंडिया पाकिस्तान का कुछ भी ऐसा मैचेस या हमें देखने को मिलते हैं, तब कंट्री फर्स्ट आ जाती है कि इकोनॉमिक्स आगे आ जाती है। और लास्टली मैं बोलूँगा कि कितनी देर तक आप एक सेलिब्रेटेड इंसान से नाराज रह के आगे बढ़ सकते हैं। दोनों जगहों से, चाहे हम पब्लिक हों और चाहे दिलजीत दोसांझ हो, इनको एक कॉमन ग्राउंड पे आना ही पड़ेगा। दिलजीत पाजी को नॉर्मल आके बोलना पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा कि मैं इंडिया के साथ हूँ या जो भी हूँ। और साथ साथ में हमें भी थोड़ा सा मेच्योर होना पड़ेगा कि एक्चुअल मुद्दा है क्या, इनके कंट्रोल में क्या है और दुनिया के कंट्रोल में क्या है। ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि BJP का भी इनको सपोर्ट है कि भाई इनको टारगेट किया जा रहा है। और साथ साथ में जो अभी एक और जो न्यूज़ आ रही है, सरदार G3, वो काफ़ी बड़ी हिट हो गई है। 21 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस को ऑलरेडी हो गया है। कल 20.5 करोड़ का तो पोस्टर भी निकल गया था। तो वो इंटरनेशनली काफ़ी चल रही है और दिलजीत की काफ़ी अच्छी मार्केट है आउटसाइड इंडिया। हमें एक और चीज़ समझनी होगी जो शायद थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, हम नहीं समझ पाते हैं। जब ये डिवीज़न हुआ था तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पंजाब क्षेत्र को हुआ। कुछ पंजाब चला गया पाकिस्तान के अंदर, कुछ रह गया इंडिया के अंदर, और उनकी कॉमन जो गुरुओं के स्थल थे वो भी बट गए। कुछ इंपॉर्टेंट स्थल पाकिस्तान के अंदर भी है और उनको यूनाइट करने वाली कॉमन लैंग्वेज भी पंजाबी है।
तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ छोटा छोटा एसोसिएशन रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंट्री के साथ नहीं खड़े होगे, बट उस भूमि के अंदर भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पुराने गुरुओं का खून है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंट रहती है, ऐसा समझाया गया है। अब जब बंटवारा हो गया है तो कितना यहाँ रहना चाहिए कितना वहाँ रहना चाहिए, ये थोड़ा सा बहुत ही हेवी पॉइंट ऑफ व्यू है जो सिख भाई हमारे इस चैनल को देखते हैं। अगर वो इस बात को ढंग से इलाबोरेट करना चाहें तो आपका बड़ा मतलब थैंक यू होगा, क्योंकि शायद सबको नहीं पता है ये सब पॉइंट्स के लिए। और अगर मैंने कुछ गलत बोला तो प्लीज़ करेक्ट मी सभ्यता के दायरे के अंदर, कि एक्चुअली में आपको क्या लगता है कि ये जो पंजाबी पंजाबी जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या सरहदें भूली जानी चाहिए या कभी कभी याद भी रखनी चाहिए। 9th नंबर पे चलते हैं। हर्षवर्धन राणे ने बहुत ही तगड़ा स्टैंड लिया था जब इनकी वो मावरा मैडम ने बोला कि भाई इंडिया ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर दिया, जबकि इंडिया ने सिर्फ एक रिटेलिएशन किया था कि भाई आप अगर हमारे यहाँ पर आके बेकसूरों को मारोगे तो हमें ऑपरेशन सिंदूर चलाना ही पड़ेगा। तो वो जो आर्टिस्ट थे जिन्होंने ज़बरदस्ती का 2 एक्स्ट्रा व्यूज़ के लिए 4 अपने ये करने के लिए किया, तो हर्षवर्धन राणे ने बोला भैया थैंक यू वेरी मच, मुझे तो आपके साथ पिक्चर ही नहीं करनी। अब उनकी नेक्स्ट पिक्चर आ रही है, तो ऑब्वियसली जिन्होंने उन्होंने हौसला दिखाया, जो अपना करेज दिखाया, वो ऑब्वियसली कुछ एक फैन फॉलोइंग में कन्वर्ट होगा। जो देशभक्त लोग हैं उनको पसंद आएगा ये चीज़। तो सादिया खतीब नाम की एक एक्ट्रेस हैं, उनके साथ इनकी ये पिक्चर आ रही है। और जब ये आएगी पिक्चर, इसका मोशन पोस्टर भी साथ में आया और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। हल्के से बाल वाल हिल रहे हैं, थोड़ा बीजीएम बड़ा सॉलिड सा है और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना सस्पेंसफुल, और थोड़ा सा सैडनेस है उसके अंदर। फायर की साउंड आ रही है आपको, तो बीजीएम पे ध्यान दिया गया है। और साथ साथ में ब्लड वगैरह काफ़ी बॉडी पे लगा हुआ है, तो एक्शन थ्रिलर लव स्टोरी है, तो उसके मायने में बिल्कुल सही तरीके का आपको पोस्टर लगता है। और क्योंकि हर्षवर्धन का एसोसिएशन सिर्फ एक्शन से नहीं और लव से भी रहा ही है, बिकॉज सनम तेरी कसम, तो ये हो सकता है कि एक अच्छा कुछ निकल के आए। अभी तो इसकी शूटिंग ही शुरू हो रही है, तो आपको साल भर में देखने को मिलेगी, बट जब भी आएगी तो आई एम श्योर ये मूवी जो है अपनी एक अलग से फैन फॉलोइंग ढूंढ लेगी। 10 नंबर पे चलते हैं। ये जो है थोड़ा र्यूमर टाइप के जोन में, जैसे मैंने शाहरुख खान का भी आपको बताया था। रणवीर सिंह और मनुषी चिल्लड़ जो हैं वो हॉरर कॉमेडी के अंदर के स्पिन ऑफ में, जब ये पूरा का पूरा हॉरर कॉमेडी का समापन हो जाएगा, और वो भी 2029 तक चलेगी ये बात, उसके बाद मेढॉक के साथ एक फिल्म करेंगे। अब देखो आज के डायनामिक ज़माने के अंदर हम 2029 की बात करें तो समझ लीजिए कि डुबे सी है, बड़ा मुश्किल है। इतने लंबी प्लानिंग करना, और ये जो प्लानिंग हुई थी वही नहीं टाइम पे डिलीवर हो पा रही, तो ये आप समझ सकते हैं क्या ही होगा। और ऊपर से मेरे को नहीं लगता मानुषी छिल्लर वुड बी अ ग्रेट चॉइस फ्रॉम अ एक्ट्रेस परस्पेक्टिव, जो लीड में चली जाए। लीड वाला तो इनमें दमखम नहीं है। रणवीर सिंह तो फॉर श्योर ही इज एन अकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट। बाकी जल्दी मिलते हैं और व्यूअर्स और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।